सॉरी, हो गया, स्टार्ट है। कल की क्लास में हमने लॉ रिलेटिंग टू माइनर पढ़ा कि माइनर के साथ जब हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। अब पहला आपको ये बताया कि माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो वो वॉइड है, इनिशियो है। क्या है? डे 1 से ही वॉइड है, डे आपको करना ही नहीं चाहिए। किसके साथ? माइनर के साथ। ये तो एक बात। फिर आप माइनर के साथ एग्रीमेंट करोगे तो उसे रेटिफाई नहीं किया जा सकता, नो रेटिफिकेशन इवन आफ्टर अटेनिंग। फिर माइनर कैन प्लीड माइनॉरिटी, माइनर अपनी माइनॉरिटी को प्लीड कर सकता है, मतलब अपनी एज का फॉल्स रिप्रेजेंटेशन भी दे सकता है। फिर मैंने आपको बताया कि माइनर बेनिफिशियरी हो सकता है, मतलब कोई कॉन्ट्रैक्ट में अगर माइनर के बेनिफिट के लिए है तो वो वैलिड है। गार्जियन के द्वारा किया गया कॉन्ट्रैक्ट भी वॉइड है, लेकिन अगर उसके बेनिफिट के लिए है तो वैलिड है। तो गार्जियन कैन एंटर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ माइनर। फिर मैंने इसमें 2 एग्जांपल दिए थे प्रॉपर्टी वाले। फिर माइनर को अगर आपने नेसेसरी सप्लाई करी है तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, बट इन दैट केस ऑल्सो माइनर कैन नॉट बी हेल्ड पर्सनली। आप माइनर को पर्सनली लाइबल नहीं ठहरा सकते। तो अगर ये माइनर है, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो मैं इसको नेसेसरी सप्लाई कर रहा हूँ तो मैं इससे वो नेसेसरी ले सकता हूँ, बट मैं इसको पर्सनली लाइबल नहीं ठहरा सकता। ये भी बात हो गई। वो बताया था ना मैंने कि अगर कोई प्रॉपर्टी तू है, माइनर है तू, तो मैं तेरे से वो ट्रांसफ़र करवा रहा हूँ और वो तेरे बेनिफिट के लिए नहीं है तो वो वॉइड है। लेकिन कोई प्रॉपर्टी मैं तेरे बेनिफिट के लिए ट्रांसफ़र करवा रहा हूँ, तो मैंने तेरे को कहा था कि अभी जैसे सपोज़ कर तू छोटा है, तेरे को समझ में नहीं आ रहा है, तो मेरे को तो मार्केट की हालत दिख रही है, मेरे को लग रहा है ये प्रॉपर्टी आगे जाके और कम हो जाएगी वैल्यू, तो मैंने तेरे से कहा कि ये प्रॉपर्टी को सेल कर दे, तो मैंने तेरे बेनिफिट के लिए कहा, तो वो वैलिड है कॉन्ट्रैक्ट। वो गार्जियन कर रहा है लेकिन माइनर के बेनिफिट के लिए कर रहा है। आगे छोटे छोटे से पॉइंट है। 7 स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। सामने देखो, माइनर का कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है तो आप उसे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए भी लाइबल नहीं कर सकते। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मतलब आप माइनर को ये नहीं कह सकते कि तू पैसे नहीं दे रहा ना तो चल मेरे लिए ये काम कर ले। पैसे नहीं है ना तेरे पास, हाथ पाँव तो दिए भगवान ने, काम कर ले। अब आज किसी फिल्म डायरेक्टर ने बनाई भैया बजरंगी भाईजान 2 और उसमें मुन्नी की जगह छोटे मुन्ना को साइन कर लिया। अब जो छोटा मुन्ना है उसने फिल्म तो साइन कर ली और मूवी की शूटिंग चल रही थी, तब क्वार्टरली एग्ज़ाम आ गए मुन्ना के, तो मुन्ना तो क्वार्टरली एग्ज़ाम देने चला गया। फिर फिल्म की शूटिंग शुरू हुई, फिर हाफ ईयरली आ गए, हाफ ईयरली देने चला गया मुन्ना। मुन्ना के मम्मी पापा ने कहा बेटा मुन्ना, ये पिक्चरें तो बनती रहेगी, पहले तो एग्ज़ाम देने पड़ेंगे। तो मुन्ना ने डायरेक्टर से कहा कि भैया मैं तो छोड़ के जा रहा हूँ मूवी, तुम लोग किसी और दूसरे चुन्ना को ले लो, मेरे तो पेपर है, मेरी मम्मी मान नहीं रही, कल मैथ्स का पेपर है। चला गया मुन्ना। अब डायरेक्टर ने केस किया कि भैया हमारी तो आधी शूटिंग रुकी हुई है, हमने जितनी शूटिंग करनी थी उतनी कर ली, अब आगे के जो आगे का शेड्यूल है उसमें ये आ नहीं रहा, इसके क्वार्टरली एग्ज़ाम है, तो इससे बोलो कि इसने जो हमसे फ़ीस ली है ना वो भले ही वापस ना दे, ये तो शूटिंग करने आ जाए। टेल हिम टू गिव स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। तो माइनर वो भी नहीं देगा, क्योंकि माइनर के साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? आगे आओ, तो इसमें एग्जांपल लिख लेना। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मतलब अगर किसी मूवी स्टार को साइन किया है छोटी एज में और वो बाद में शूटिंग के लिए मना कर देता है तो आप उसे बाउंड नहीं कर सकते। नेक्स्ट, नो इंसॉल्वेंसी। ये लोग जितने भी मूवी साइन करवाते हैं ना बच्चों से, उसमें एक क्लोज होता है कि भैया अगर बच्चे की पढ़ाई वढ़ाई कुछ भी आ गई बीच में तो डायरेक्टर को शूटिंग रोकनी पड़ेगी, बच्चे को ब्रेक देना पड़ेगा, और कल उसके बावजूद भी बच्चा भाग जाता है कि मैं तो नहीं कर रहा शूटिंग,
तो कोई डायरेक्टर बच्चे को बाउंड नहीं कर सकता मूवी करवाने के लिए, क्योंकि माइनर के साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है। ये याद रखना तो, ठीक है। और अच्छा, मैंने बजरंगी भाईजान में किसी वो एक जो मुन्नी का शॉट था, कितनी छोटी एज थी उसकी, तो 10-12 साल की होगी वो लड़की, और कम की होगी शायद। तो उसमें वो डायरेक्टर जो था कबीर खान, उसने कहा था कि भाई हमारे बहुत सारे ऐसे शेड्यूल थे जो मुन्नी की, क्या नाम, हर्षाली नाम था शायद उसका, कि वो हर्षाली के डेट्स मिलने मुश्किल थे सलमान खान से ज़्यादा। मतलब सलमान खान अवेलेबल रहता था, लेकिन हर्षाली के डेट्स में प्रॉब्लम आती थी हमें, क्योंकि पूरी मूवी में जितना सलमान खान का रोल है उतना ही उस बच्ची का रोल है। तो वो बच्ची के साथ शॉर्ट्स थे सारे, और बच्ची के उन्होंने कहा ये कि इसके पेपर आते थे, कोई दूसरी चीज़ आती थी, कहीं आउटडोर लोकेशन पे शूटिंग होती थी तो वीज़ा वगैरह का प्रॉब्लम आता था, पासपोर्ट और इमिग्रेशन की इश्यूज़ आते थे, तो हमें बहुत रुकना पड़ता था, क्योंकि शॉर्ट तो तभी देंगे ना भाई जब वो होगी बच्ची अवेलेबल। तो उसने कहा था कि हमारा शेड्यूल बहुत आगे भी खिसका, मूवी अगर मान लो 100 दिन में बननी चाहिए थी तो 150 दिन में बनी। ये मैंने किसी इंटरव्यू में सुना था। तो भैया माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो आप उसे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए भी बाउंड नहीं, यू कैन नॉट से हिम और हर टू गिव दिस परफॉर्मेंस इंस्टेड ऑफ मनी। पैसे तो वो नहीं देगा, बट वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस देने के लिए भी लाइबल। नेक्स्ट, नो इंसॉल्वेंसी। माइनर कभी इंसॉल्वेंट नहीं हो सकता। ये ठीक से सॉल्वेंट तो हुआ नहीं है अभी, इंसॉल्वेंट कहाँ से होगा? कौन है माइनर? जिसने अभी 18 ईयर्स की एज अटेन, तो वो कहाँ से इंसॉल्वेंट होगा? वो तो सॉल्वेंट ही नहीं हुआ ढंग से, तो माइनर कभी क्या नहीं हो सकता? पार्टनरशिप का रूल तुम्हें याद है, माइनर पार्टनरशिप में एडमिट हो सकता है बट ओनली फॉर द बेनिफिट्स। बोलो, माइनर कैन बी एडमिटेड इन पार्टनरशिप बट ओनली फॉर द बेनिफिट्स। ही विल शेयर प्रॉफिट बट ही विल नॉट शेयर लॉस। प्रॉफिट शेयर करेगा, लॉस शेयर नहीं करेगा। नेक्स्ट वीडियो देख के आइए तू। माइनर कैन बी एजेंट। माइनर एजेंट हो सकता है बट प्रिंसिपल नहीं हो सकता। तुम्हें एजेंसी पढ़ा दी है मैंने, यहाँ देखो एजेंसी में क्या होता है, एक प्रिंसिपल होता है और उसका काम एग्जीक्यूट करने के लिए एक माइनर एक एजेंट होता है, सॉरी। तो आज अगर मान लो मैंने यहाँ कोटा में कोई डिस्ट्रीब्यूटरशिप दी, एजेंसी दी, मान लो एशियन पेंट की एजेंसी दी मैंने उत्कर्ष को, तो मैं हो गया प्रिंसिपल और ये हो गया एजेंट। अब सबको ये पता है कि उत्कर्ष जो है वो एशियन पेंट का डिस्ट्रीब्यूटर है या एजेंट है। अब सबको ये पता है कि प्रिंसिपल शब्बीर सर है। अब उसके कलर में कुछ भी मिलावट या कोई भी चीज़ होती है तो मैं लाइबल हूँ, क्योंकि एजेंट के लिए कौन लाइबल होता है? प्रिंसिपल। तो अगर उत्कर्ष माइनर भी है तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो माइनर कैन बी एजेंट बिकॉज फॉर हिज एक्ट प्रिंसिपल इज लाइबल, तो इन्होंने अलाउ कर दिया। बट माइनर कैन नॉट बी प्रिंसिपल, बट माइनर प्रिंसिपल नहीं हो सकता, क्योंकि माइनर अगर प्रिंसिपल है तो उसका एजेंट कोई और होगा, और जो एजेंट होगा वो कांड करेगा, लाइबल माइनर हो जाएगा। इसीलिए बोलो मेरे साथ, माइनर कैन बी एजेंट बट ही कैन नॉट बी प्रिंसिपल। सिंपल है बिल्कुल। आगे आओ, ये रूल पढ़ना है, पर माइनर में क्या रूल है, हर तरह के एस्पेक्ट को कवर किया है। माइनर के ये तो पढ़ा दिया, कल ही काट दो। माइनर अपने पेरेंट्स को बाइंड नहीं करेगा, कल ही पढ़ा दिया कि अगर माइनर कोई कांड करके आएगा तो उसके पेरेंट्स लाइबल नहीं है उसके लिए। अगर उसके पेरेंट्स लाइबल हो जाएंगे तो फिर बात ही क्या है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हर कोई माइनर से कॉन्ट्रैक्ट करेगा, माइनर का कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, माइनर पैसे नहीं देगा तो उसके पेरेंट्स को परेशान करोगे, बात तो क्या हुई? माइनर को प्रोटेक्ट करना था। आज अगर मान लो कोई बच्चा है, मान लो 15 साल की उम्र में कोई बच्चे ने कोई कसिनो में चला गया और जुआ हुआ लगा के आ गया, और कोई कॉन्ट्रैक्ट करा, बच्चे ने बोला कि मैं दे दूंगा, मेरे पास पैसे है। बच्चे ने कहा पैसे है, कसिनो वाले ने मान लिया, जुए सट्टे लगा लिए, अब पैसे हार गया, 50 लाख रुपए हार गया। बोला माइनर से ला पैसे दे, उसके घर गए, माइनर के पास तो कुछ भी नहीं था। माँ बाप से कहा उसने कि आपका बच्चा 50 लाख रुपए जुए में हार गया है, आपका घर वर दे दो हमें। तो क्या आप माँ बाप से बोलोगे? तो फिर आपने प्रोटेक्ट कहाँ किया माइनर को?
हम लोग ये सारे इतने कठोर रूल क्यों बना रहे हैं? आप लॉ की स्पिरिट को समझो, लॉ के मूल भाव को समझो। इन सारे सिद्धांतों में मूल भाव क्या है कि हमें माइनर को बचाना है। माइनर जिस एज में है वो रैशनल डिसीजन नहीं ले सकता, बट यू आर मेजर, आप मेजर हो, आप रैशनल डिसीजन ले सकते हो। तो आप उसे कोई भी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में इंड्यूस मत करवा देना जिससे उसके ऊपर कोई भारी लायबिलिटी आ जाए और उसकी वजह से उसके पेरेंट्स पे आ जाए, क्योंकि वो तो हाँ पेरेंट्स खड़े हैं वहाँ पे, उनके आंखों के सामने सट्टा लगा रहा है वो, तो फिर तो अलग बात है। बट वो कुछ भी करके आ गया और कल पेरेंट्स को बोले कि मैं 50 लाख रुपए जुए में हार गया, तो पेरेंट्स कहाँ से लाके देंगे यार? तो गलत है। कल मैं एक न्यूज़ रिपोर्ट देख रहा था जिसमें एक लड़का IIT JEE क्लियर है और 96 लाख रुपीज़ वो जुए में हार गया। अपनी फ़ीस का पैसा अपना सारा उसने इसमें लगा दिया, ये ड्रीम 11 टाइप और इस तरह की ऐप, बैटिंग ऐप। ठीक है, कहीं ना कहीं इसके ज़िम्मेदार वो लोग भी हैं जो इसको प्रमोट करते हैं। जैसे मैंने कहा था, गरीब लोग जिनकी रोज़ी रोटी इससे ही चलती है, तो ये ड्रीम, धोनी, विराट कोहली बेचारे, गौतम गंभीर, कोई भी क्रिकेटर बचा नहीं होगा जो ये बैटिंग ऐप को प्रमोट ना करता हो। एक भी नहीं बचा, एक भी। जितनों को भी आप जानते हो सबके फ़ोटो दिखते हैं उस पर, सबके। माय सर्कल 11 है, माय फलाना 11, कितनी आ गई अब तो। एक ड्रीम 11 थी, उसके बाद तो कितनी आ गई। धड़ल्ले से लोग प्रमोट करते हैं बेशर्मी से, बाद में बोलते हैं हम लोगों ने थोड़ी बोला था कि आप खरीदो या आप करो, आप अपनी मर्ज़ी से लगा दो। टीवी में स्वाभाविक सी चीज़ है, जब कोई चीज़ हमें बार बार टीवी में दिखेगी और जिन लोगों को हम पसंद करते हैं वो लोग भी दिखेंगे, तो हम एक बार उसे डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, और ये स्पेशली मेरे साथ नहीं होगा, आपके साथ होगा। ठीक है, क्योंकि मैं तो पता है, मैंने जो ज़िंदगी देख रखी है तो वो एक्सपीरियंस के कि ये सब चीज़ें क्या है। पर जो 17 साल 18 साल का बच्चा है, 16 साल का बच्चा है, उसको तो ये दिखेगा जल्दी से पैसे कमा लूँ, इतने लगा लूँ, इसमें इतने मिल जाएंगे, ये हो जाएगा। खैर, तो अगर कोई भी माइनर इस तरीके से कोई फ्रेम हो जाए बेचारा, तो उसमें उसके पेरेंट्स लाइबल नहीं होंगे। नो कॉन्ट्रैक्ट विल बाइंड हिज पेरेंट्स। जॉइंट कॉन्ट्रैक्ट, अगर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो आधा माइनर ने किया है आधा मेजर ने किया है, तो मेजर अपने हिस्से के लिए लाइबल है, माइनर लाइबल नहीं। जैसे मैंने 5 लाख रुपए उधार लिए, मैंने और उत्कर्ष ने मिलके, 3 लाख मेरा शेयर था, 2 लाख उत्कर्ष का। मैं मेजर हूँ, उत्कर्ष माइनर है, तो 3 लाख रुपए मैं तो पे करूँगा, उत्कर्ष पे नहीं करेगा क्योंकि उत्कर्ष लाइबल नहीं है। सो इफ़ देयर इज़ अ जॉइंट कॉन्ट्रैक्ट इन विच half liability belongs to major and remaining part belongs to minor, then minor will not be held liable for his share but major is liable for his share. major अपने शेयर के लिए। हाँ बेटा, नहीं बेटा, इसमें ऐसा है कि इसमें फिर क्या होगा कि इसका लूप होल बन जाएगा। अगर अपन पूरे को अवॉइड कर देंगे ना, तो मुझे जब भी पैसे लेने होंगे तो मैं साथ में तुझे ले जाऊंगा कि तू माइनर है, तो अपन दोनों मिलके लेते हैं, फिर अपन पैसे खा जाएंगे और कॉन्ट्रैक्ट तो वॉइड है, तो तू तेरे हिसाब से वॉइड है, तू माइनर है, लेकिन मैं भी फिर बच के निकल गया। तो यार, कानून हमेशा इंसाफ सिखाता है। तो ये लोग जो भी चीज़ बनाएंगे एकदम सोच समझ के बनाएंगे, समझ गए? मुझे प्रोटेक्ट सिर्फ तुझे करना है क्योंकि तू माइनर है, तेरे सहारे से किसी और को प्रोटेक्ट नहीं करना है, वो तो मेजर है ना। श्योरिटी, गारंटी का भी पूरा कानून पढ़ाया मैंने आपको, सामने देखो। अगर कोई गारंटी माइनर देता है तो वो वॉइड है। माइनर के खुद के ठिकाने नहीं है, वो किसी की गारंटी दे रहा है। मैंने कर्जा लिया और मेरी गारंटी उत्कर्ष दे रहा है, सर अगर इन्होंने पैसे नहीं चुकाए तो मैं अपनी किडनी बेच के चुकाऊंगा, प्लीज़ इनको लोन दे दो, मेरे को इन पे बड़ा भरोसा है, इनको पैसे मिल जाएंगे तो ये बहुत कुछ बड़ा करेंगे। ठीक है, तो बोला तू कौन? बोला मैं माइनर। और तू क्या कर रहा है कि मैं गारंटी दे रहा हूँ, किसकी? मेजर की। अच्छा, ये लोन ये खुद भी लेता तो भी ये लाइबल नहीं था, तो गारंटी में कहाँ से लाइबल हो जाएगा?
तो बोलो मेरे साथ, अ गारंटी गिवन बाय माइनर इज वॉइड, बट अ गारंटी गिवन फॉर माइनर इज वैलिड। एक बार फिर बोलो, तो बाय वॉइड है, फॉर बाय फॉर। अगर उत्कर्ष की गारंटी मैं देता तो वैलिड है, क्योंकि उत्कर्ष अगर लोन नहीं चुकाएगा तो मैं चुका दूंगा, मैं तो मेजर हूं ना। तो इसकी गारंटी मैं देता तो वैलिड है, लेकिन मेरी ये दे रहा है तो वैलिड नहीं। नेक्स्ट, माइनर। माइनर शेयर होल्डर हो सकता है, हाँ माइनर शेयर होल्डर हो सकता है, लेकिन अपने गार्जियन के बिहाफ पे, और उसको शेयर का पोजीशन 18 साल बाद मिलेगा। मैंने तुम्हें कहा था ना, मेरा एक दोस्त है, उसने अपने 4 साल के बच्चे का पैन कार्ड बना रखा है, आधार कार्ड बना रखा है, उसके नाम से डीमेट अकाउंट खुला रखा है, उसके नाम से वो शेयर्स और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है, 4 साल के बच्चे के नाम से। 4 साल के बच्चे के इतने डॉक्यूमेंट होंगे, वो बोलता है शब्बीर इतने डॉक्यूमेंट तेरे पास भी नहीं होंगे जितने मैंने इसके बना रखे। और उसके नाम से जने कितने म्यूचुअल फंड और IPOs में पैसे लगाता है, और वो सब पैसा उसके खाते में रहता है, खाता भी खुला रखा है, भाई क्या कर रखा है समझ के बाहर है, लेकिन मिलेगा कब उसे? तो हिंदी में एक कहावत है, सब कुछ तुम्हारा है, हाथ नहीं लगाना है। हाँ, हाथ को आया मुंह न लगाया। क्या बोल रहे हैं चिन्नू? 18 का शेयर होल्डर की बात चल रही थी। शेयर होल्डर हो सकता है लेकिन ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता, उसका नाम रिमूव हो जाएगा रजिस्टर से। हाँ, उसके पेरेंट्स उसके नाम पे शेयर ले सकते हैं, यह अलाउड है। कई बार होता है ना यार कि मेरा बच्चा मेरे लिए लकी है, तो आप बच्चे के नाम से शेयर दो मुझे, वो लोग दे देते हैं, बट वो लिख देते हैं भैया कि हम अभी आपको ही लाइबल मानेंगे, सब कुछ आपका ही है। बच्चे की लाइबिलिटी कब से शुरू होगी? जब वो मेजॉरिटी अटेन करेगा। लास्ट, लाइबिलिटी फॉर टॉर्ट। टॉर्ट का मतलब होता है एनी काइंड ऑफ सिविल रॉन्ग। इफ अ माइनर इज इन्वॉल्व इन सम दंगा फसाद, ठीक है, तो राइट्स के लिए माइनर लाइबल है। तो अगर वो कोई भी करेगा, दंगा फसाद करता है, करता हुआ पाया जाता है, तो माइनर विल बी हेल्ड लाइबल। बोलो, सो liability for tort. Tort is a civil wrong. Minor is liable in tort unless the tort is a breach of contract. Where a minor borrowed a horse, अगर आपने कोई घोड़ा लिया, he was held liable अगर उसने वो घोड़ा किसी फ्रेंड्स को दे दिया और उस घोड़े ने और उस फ्रेंड ने उस घोड़े को मार दिया। अब यहाँ पे अपने फ्रेंड को दे दिया बोलने की क्या जरूरत थी, खुद ही ले लेता और खुद ही मार देता। फ्रेंड को दे दिया, मार दिया, तुम्हारी एस्टेस। इन ऑल दी केसेस घोड़ा मर गया ना, तो ये क्या है, जान चली गई किसी की, ये तो सिविल रॉन्ग है। इनफैक्ट ये तो क्रिमिनल एक्ट भी है। क्या है ये? क्रिमिनल एक्ट है। तो हमने माइनर को इतना भी लाड में नहीं चढ़ाया है कि उसकी जो मर्जी में आएगा करेगा, हाँ कहीं पे भी जाके कुछ भी करेगा, ये थोड़ी अलाउड है। अच्छा, माइनर अगर कोई किडनैपिंग, रेप या इस तरह के घिनौने अपराध भी करता है तो उसके लिए भी उसको सज़ा तो होती है, लेकिन उसके लिए हमारे यहाँ जुवेनियल कोर्ट है और वहाँ उसको बाल सुधार केंद्र करके एक जगह है, वहाँ भेजा जाएगा, वहाँ उसकी ग्रूमिंग होंगी। हालांकि मेरा ये मानना है कि ये ठीक है, अगर कोई बहुत ज़्यादा हीनियस क्राइम हो तो क्या उसको सुधार उधार में भेज रहे हो, ठीक है। अब जैसे वो हुआ था जो 2012 में दिल्ली गैंगरेप हुआ था, उसमें 5 लोग थे, उसमें से एक माइनर था, तो 4 को तो फांसी हुई, एक को नहीं हुई। अब उसको सिर्फ इसीलिए नहीं हुई क्योंकि वो माइनर था। तो ठीक है, हमारा जो लॉ है वो ऐसे बनाया गया है कि यार हमें क्राइम को ख़त्म करना है, क्रिमिनल को ख़त्म नहीं करना। हमारी फ़िलॉसफी ये होती है। और कई जगहों पे ये होता है कि क्रिमिनल ख़त्म कर दो, क्राइम अपने आप ख़त्म हो जाएगा। आपको कौन सी वाली सही लगती है? सेकेंड वाली, क्रिमिनल ख़त्म कर दो, क्राइम अपने आप ख़त्म हो जाएगा। इस पे से एक केस सुनाता हूँ तुम्हें मैं। एक बंदे को दिल्ली में
एक मर्डर केस के सिलसिले में सज़ा हो गई, मर्डर केस के सिलसिले में सज़ा हो गई, तो उसे जब ले जा रहे थे तो पुलिस ने उसे इनकाउंटर में मार दिया। अब कोर्ट में मुकदमा चल रहा था, लेकिन वो तो इनकाउंटर में पहले ही मर गया। क्रिमिनल को ख़त्म कर दो, क्राइम ख़त्म। अब आयरनी देखो आप कि जिसके मर्डर केस में उसको जेल हुई थी वो जिंदा था। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि वो मरा ही नहीं था, वो आदमी जिंदा था। अब अगर वो जिंदा होता तो उसे प्रॉपर इंसाफ मिलता, बट क्रिमिनल ही खत्म हो गया। तो मार दो उसे मार दो, वो भले जिंदा है। तुम लोग कभी भी लॉ के अच्छे स्टूडेंट्स नहीं बन सकते, इनफैक्ट तुम लोग लॉ पढ़ ही नहीं सकते अच्छे से। आप लोग एक तरफ बायस्ड हो, ठीक है। खैर इस पे फिर कभी चर्चा करेंगे, टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। किसी भी बड़े लॉयर को या किसी भी लॉ समझने वाले को सुनोगे तो वो कभी भी सेकंड अप्रोच की तरफ नहीं होगा, वो हमेशा फर्स्ट अप्रोच की तरफ होगा। वी आर अगेंस्ट क्राइम, नॉट अगेंस्ट क्रिमिनल, क्योंकि क्रिमिनल एक माइंडसेट है, हमें उस माइंडसेट को चेंज करना है। गलती तो आपसे और मेरे से भी होती है, जान ही थोड़ी ले लोगे। मतलब ऊपर वाले ने हमें जिस तरीके से बनाया है ना, हमसे गलतियां होना स्वाभाविक है, क्योंकि अगर हमसे गलतियां नहीं होती तो हम इंसान नहीं फरिश्ते होते, और हम इंसान हैं। अब कोई ऐसे क्राइम हैं जो बिल्कुल दरिंदगी वाले हैं, वहाँ पे हम आपका मेरा हमारा खून खोल जाता है कि यार ये चीज़ें कैसे हो रही है, एक सिविल सोसाइटी में ये चीज़ें कैसे हो सकती है। अभी कोलकाता में जो हुआ रेप के केस में, तो मतलब ये लगता है कि जो ऐसे हरकत कर रहा है वो ह्यूमैनिटी ख़त्म हो चुकी है उसकी, मतलब उसे समझ ही नहीं आ रहा है वो क्या कर रहा है, ये कैसे कर सकता है कोई। अपन बिल्कुल ये सोचते हैं, बट दूसरा माइंडसेट ये भी होता है कि यार ये किन परिस्थितियों में किन चीज़ों में उसने दूसरे क्राइम किए। अब जैसे रेप को हटा लें अपन, क्राइम हो गया, जैसे खून हो गया, तो भैया किसी से खून हो गया तो एक खून सेल्फ डिफेंस में भी होता है, एक बार कई बार खून आक्रोश में भी होता है। आक्रोश में कभी किसी ने जैसे माँ बाप के लिए कोई कुछ बोल देता है तो खून एकदम गर्म हो जाता है, तो उस आक्रोश में हमसे एकदम वो हो गया। अब आपने मुझे ही मार दिया, वो भी मर गया, लेकिन जो मेंटेलिटी थी वो वहीं रही। और लॉ मेकर्स याद है किस चीज़ में बिलीव करते हैं कि इसकी माइंड की ये जो मेंटेलिटी है ये ख़त्म कर सके। वो जो आजीवन कारावास होता है ना, 15 साल 20 साल 25 साल जेल में रखना, तो उनका थिंकिंग ये है कि जब ये यहाँ रहेगा पूरी दुनियादारी से भूल कर एक कोठरी में, वो ज़्यादा बड़ी सज़ा होगी रादर देन एक बार में मार देना। तो क्या है, मोक्ष हो गया, और तो उसे मोक्ष की प्राप्ति हो गई, उसे अपने किए का एहसास कहाँ हुआ। तो जब उसे जेल में डालते हैं तो ये रहता है कि भैया उसको अपने किए का एहसास हो, वो दुनियादारी से कट जाए, उसे समझ में आए कि उसने क्या किया है। ठीक है, चलो मैं फ़िलॉसफी क्लास पे चला गया, वापस आते हैं इस पर। मैंने तुम्हें कहा था 3 लोग होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट करने के कैपेबल नहीं होते। नंबर 1 तो माइनर है। अब नंबर 2 अनसाउंड माइंड। नंबर 2 क्या? सामने देखो, अनसाउंड माइंड। अनसाउंड माइंड मतलब वो बंदा जो अपना दिमागी संतुलन खो चुका है। क्या खो चुका है? बोलो। अ पर्सन इज सेड टू बी ऑफ अनसाउंड माइंड when he is not capable of understanding the terms and condition of contract and making a rational judgment। तो एक बंदा जो कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशन को नहीं समझ सकता और जो एक रैशनल जजमेंट नहीं ले पा रहा है, उसे सही गलत का एहसास नहीं है, उसे हम अनसाउंड माइंड बोलेंगे। बेटा तो ठीक है, तो हमेशा बीमार क्यों दिखती है मुझे? सही है, तो पहली क्लास में ऐसी हो जाती है बेटा, अभी तो
स्टेट्स आते आते क्या होता होगा, बुक क्लोज, घर जाना पड़ता है। तो अनसाउंड माइंड वो बंदा है जो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को समझने के योग्य नहीं है, जो रैशनल जजमेंट नहीं ले सकता। क्या नहीं ले सकता? ही इज़ नॉट कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इट। उसे कुछ समझ में वो रैशनल जजमेंट नहीं ले सकता। अब अनसाउंड माइंड दो तरीके होते हैं, ये दोनों बराबर सुनना। अ पर्सन हु इज बोलो यूजुअली ऑफ अनसाउंड माइंड बट ओकेजनली ऑफ साउंड माइंड। मतलब जो वैसे तो पागल है बट कभी कभी उसे ठीक होने के दौरे पड़ते हैं। यूजुअली ऑफ अनसाउंड, वैसे तो पागल है बट ओकेजनली ऑफ, कभी कभी उसे ठीक होने के दौरे पड़ते हैं। ये राशि की तरह, याशी यूजुअली ये अनसाउंड माइंड पाई गई है, बट ओकेजनली कभी कभी कोई एक आध डाउट ऐसे पूछ ले कि लगता है इसमें दिमाग तो है, तो ओकेजनली ऑफ साउंड माइंड। ठीक है। और ये दूसरे, वैसे इसमें उत्कर्ष को भी ले सकते हैं अपन। अब सेकंड वाला उत्कर्ष नहीं है, सेकंड वाली तो उर्विका है। यूजुअली ऑफ साउंड माइंड वैसे तो ठीक है बट ओकेजनली ऑफ अनसाउंड माइंड, कभी कभी इसे पागल बन के दौरे पड़ते हैं। ये कंप्लीट पागल है और तू इसके साथ यदि तो इससे बड़ी पागल है। तो ये दो कैटेगरी पागलों की है और 6 कैटेगरी मैंने और लिखाई थी तुम्हें पागलों की, वो तुम लोग अभी लिख लेना, अभी बता दूंगा मैं। अभी टाइम वेस्ट मत करना, अभी बस सामने देखो बच्चों, मैंने तुम्हें कहा था इसमें कि अ पर्सन यूजुअली ऑफ अनसाउंड माइंड, वैसे तो पागल है बट ओकेजनली ऑफ साउंड माइंड। तो जब वो साउंड माइंड का हो तब वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, क्योंकि वो यूजुअली तो पागल है तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, बट ओकेजनली ऑफ साउंड माइंड है तो ही कैन मेक कॉन्ट्रैक्ट व्हेन ही इज ऑफ साउंड माइंड। जब वो साउंड माइंड का है तब वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। मैंने एग्जांपल दिया था, इसमें एक सलमान खान की मूवी आई थी क्योंकि, सुपर फ्लॉप मूवी थी। उसमें सलमान खान की गर्लफ्रेंड मर जाती है और वो पागल हो जाता है। ठीक है। उसकी गर्लफ्रेंड का क्या होता है कि वो, तुमने वो स्टोरी सुनी है कि एक लकड़बग्गा होता है, वो बोलता है शेर आया, सब लोग आते हैं, शेर नहीं आता, फिर सब चले जाते हैं, फिर बोलता है शेर आया, फिर सब आते हैं, फिर तीसरी बार सही में शेर आ जाता है, फिर कोई उसे बचाने नहीं आता है। मोरल ऑफ द स्टोरी समझ ही होगी। उस मूवी में सलमान खान की गर्लफ्रेंड भी ऐसे ही करती है। एक बार कहीं पे गिर जाती है और मेरे को बचाओ, सलमान खान वहाँ जाता है तो कोई नहीं आता, फिर दूसरी बार ऐसे ही करती है, तीसरी बार वो पानी में कूद जाती है। सलमान खान ऐसे देखता रहता है, मेरे को बचाओ, मेरे को पता है तेरे को स्विमिंग आती है, अभी मैं आऊँगा और तू मुझे बोलेगी। तो मुझे, अरे मेरे को सही में स्विमिंग नहीं आती, मैं आऊँगा ही नहीं, खड़ा रहता है वो, फिर वो ऐसे करके डूब जाती है। उस दिन से मेरे को पानी से बहुत डर लगने लगी। सलमान खान देखता है यार आई नहीं, हेलो ब्रदर, आई नहीं हो तो कूदा, वो मर गई हो। बस ये उसके दिमाग में घर कर जाता है, फिर वो पूरी मूवी में पागल हो जाता है। तो वो यूजुअली तो क्या है, अनसाउंड माइंड। लेकिन उस मूवी में कभी कभी एंट्री होती है करीना कपूर की, तो जब करीना कपूर उससे मिलने आती है तो वो सही हो जाता है थोड़ी देर के लिए, फिर पागल हो जाता है। तो यूजुअली वो क्या है, अनसाउंड माइंड, बट ओकेजनली वो क्या है। तो जब वो साउंड माइंड का है, मतलब जब करीना कपूर उससे मिलने आती है तब वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, क्योंकि तब वो साउंड माइंड है। जेल में क्यों? जेल में नहीं जाता वो, उसमें जाता है वो पागल हो के, उसमें वो पागल खाने में, मेंटल हॉस्पिटल में जाता है वो। सुन देखिए, फिर तेरे को कैसे बता, जेल वेल थोड़ी, वो पागल है क्या? हाँ, बट ये रिवर्स क्यों हो सकता है? मतलब हमने ये बोला कि जब वो यूजुअली अनसाउंड माइंड है, बट वो ओकेजनली साउंड का हो, जब साउंड है तब वो कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, बट वो ओकेजनली साउंड होता है, वरना वो अनसाउंड ही रहेगा, तो उसको फिर दोबारा अनसाउंड हो जाएगा, तो वो कॉन्ट्रैक्ट को तो एक्सिक्यूट नहीं कर पाएगा। तो तू ये कह रहा है कि कभी भी ना करने दे? उल्टा होना चाहिए ना, जैसे ये मतलब यूजुअली साउंड का होता है, बट हाँ। ओकेजनली जब अनसाउंड का हो जाता है, हाँ, अगर उसने अनसाउंड में कर लिया तो जब वो साउंड हो जाएगा वापस, तो वो कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट कर सकता है ना, तो ये रिवर्स क्यों नहीं होगा? नहीं, अभी तो मैं इस पर आया ही नहीं हूँ, अभी तो मैं इस पे हूँ।
रुक जा अभी, सुनो इधर। अनसाउंड माइंड में बोलो मेरे साथ, अ पर्सन यूजुअली ऑफ अनसाउंड माइंड बट ओकेजनली ऑफ साउंड माइंड कैन मेक कॉन्ट्रैक्ट व्हेन ही इज ऑफ साउंड माइंड। जो साउंड माइंड का होगा तब कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, इसको साइड में डालो। अब आओ इस पे, अ पर्सन यूजुअली ऑफ साउंड माइंड बट ओकेजनली ऑफ अनसाउंड माइंड कैन नॉट मेक कॉन्ट्रैक्ट व्हेन ही इज ऑफ अनसाउंड माइंड। दोनों केस में ओकेजनल सिचुएशन लिए। अब यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं विद्या बालन का, भूल भुलैया 1 में। वो वैसे तो साउंड माइंड होती है, लेकिन वो कमरे में जैसे ही वो पहन लेती घुंघरू, ओमी जे तुम्हार शोधी जे तुम्हार, ठीक है, तो हो जाती है वो पागल। यूजुअली वो साउंड माइंड है बट ओकेजनली वो क्या है, तो जब वो अनसाउंड माइंड की होगी ही कैन नॉट मेक कॉन्ट्रैक्ट, ही कैन नॉट। अब उत्कर्ष के सवाल पे आता है, शी कैन नॉट मेक कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अनसाउंड माइंड होने के बाद वो कॉन्टैक्ट नहीं कर सकती। उत्कर्ष ये कह रहा है कि सर वो अनसाउंड माइंड होने के बाद कॉन्टैक्ट नहीं करेगी, तो रिवर्स कर दो, क्योंकि जब वो अनसाउंड माइंड है तब वो कॉन्टैक्ट नहीं करेगी, लेकिन जब वो साउंड माइंड होगी तब तो कर सकती है ना। भैया जब आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो उस समय आपका स्टेट ऑफ माइंड देखना है। आज अगर मान ले तूने वो घुंघरू पहन रखे हैं और तू अभी पागल है और उस समय में तेरे से वो पूरा भूल भुलैया की हवेली मेरे नाम करवा लूँ, तो तू तो पागल है, तू तो कर भी देगा। मैं देखो कहूँगा एक घुंघरू और दूंगा, कर दे, तू लिख देगा, कर देगा उस पर कि मेरे को तो घुंघरू बढ़िया है, ठीक है। तो तूने क्या करा, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया मेरे साथ। अब मैं क्या करूँ, उसको वैलिड मानूँ? नहीं, क्योंकि तू तेरे स्टेट ऑफ माइंड में ही नहीं है, तू उस समय अनसाउंड माइंड है, तू तो कुछ भी उस समय कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा। किसी को दारू के नशे में पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लो तो कर देगा वो, तो उस समय उसके सेंसेस ही काम नहीं कर रहे। हमें हमारे में, मैंने शायद तुम्हें पहले भी बोला था कि एक मतलब हमारे में अल्कोहल को हराम माना गया है ना, कोई अल्कोहल नहीं पीता, तो एक बिल्कुल हराम है, टोटल छू भी नहीं सकते, उसका बिजनेस भी नहीं कर सकते, उसको इधर से उधर ट्रांसफ़र भी नहीं कर सकते, जो भी करोगे उस सब में अजाब है। हमारे एक प्रवचन में मैंने एक बात सुनी थी बहुत अच्छी, जो मेरे दिमाग में घर कर गई, कि उन्होंने कहा, हमारे जो रिलीजियस गुरु थे उन्होंने कहा कि शराब इसलिए मना है कि ऊपर वाले ने ये जो पूरा नेचर बनाया है ना, उसमें जो उसकी सबसे अच्छी रचना है वो इंसान है। मतलब उसने झाड़, पानी, हवा, हैवान सब बनाया, लेकिन उसमें जो सबसे अच्छी क्रिएशन है उसकी वो इंसान है, ह्यूमन बीइंग। और जब आप अल्कोहल कंज्यूम करते हो तो इंसान और हैवान में जो फ़र्क होता है वो सोचने का होता है। हैवान में सोचने समझने की ताकत नहीं है, झाड़ में सोचने समझने की ताकत, जानवरों में सोचने समझने की, डिसीजन लेने की ताकत वो इंसान में है सिर्फ, क्योंकि इंसान को इस चीज़ के लिए अकल दी गई है। जब आप अल्कोहल कंज्यूम करते हो तो ये आपकी उसी अकल पे वार करता है, क्योंकि जब आप पीते हो तो सबसे पहले आपका ये सेंस ख़त्म हो जाता है। इसीलिए तुम इंडिया में देखो 85% जो रेप केसेस है वो शराब की हालत में होते हैं, क्योंकि वो उस समय हैवान बन चुका होता है, उसे सही और गलत का पता ही नहीं वो क्या कर रहा है, क्योंकि उसके सेंसेस, अभी जो ये कोलकाता में हुआ इसमें भी वो कंज्यूम था पूरी तरीके से, पॉइज था, उसे समझ ही नहीं आ रहा था वो क्या कर रहा है, ठीक है। मेरे को ये बिल्कुल अच्छी बात लगी, मतलब दिमाग में घर कर गई मेरे, कि इंसान में और दूसरे में सोचने समझने की जो शक्ति होती है वो यहाँ से आती है। और जब आप इन चीज़ों को कंज्यूम करते हो तो वो आपकी अकल पे ही वार करता है, आपको सोचने समझने की ताकत ही ख़त्म कर देता है वो। फिर उसके बाद आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, आप, क्योंकि आप कॉन्शियस ही नहीं हो, ख़त्म हो उस समय, फिर आपसे कुछ भी करवाया जा सकता है। हाँ, कुछ बोल रहा था, किसके होगी भाई? देख, अच्छी बातें तो हर किताब में मिलेगी तुझे, मेरा ये मानना है। जो कोई अच्छे कोट्स है वो तुझे कुरान में भी मिलेंगे, गीता में भी मिलेंगे, बाइबल में भी मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली हर चीज़ हमें एक सही दिशा में ले जाने के लिए ही बनाई गई है, मेरा ये मानना है। हाँ, क्या बोली थी? तो हाँ, मतलब वी ऑल वांट दिस प्लेस अ बेटर प्लेस टू लिव।
जितना हो सके करो। अब तू तो नास्तिक है। नहीं मतलब उसका सेकेंडरी पॉइंट एक ही सबका, हाँ। बट ह्यूमंस खुद नहीं मानते। मैं वही कह रहा हूँ ना कि करो और पढ़ो। मेन तो ये है, सबसे मेन ये है पढ़ो। एक कुरान में आयत है, उसका ये मतलब है कि आपको इस दुनिया में दौलत, शोहरत, इज़्ज़त, ठीक है, जायदाद, प्रॉपर्टी, सब कुछ मिल जाएगा, सुकून मैं ही दूंगा। जो इनर पीस है वो आपको स्पिरिचुअल होने से ही मिलेगी। आज मेरे को क्या हो गया यार। चलो अब इधर देखो, ज़्यादा किताब पढ़ ली मैंने। चलो टॉपिक रह जाएगा वो। ओ भाई तो मेरे साथ अब ये 2 लाइन रिपीट कर दो। अ पर्सन हु इज, हाँ आजा बैठ जा। अ पर्सन हु इज यूजुअली ऑफ साउंड माइंड बट ओकेजनली ऑफ अनसाउंड माइंड कैन नॉट मेक कॉन्ट्रैक्ट when he is of unsound mind। तो अगर आप यूजुअली साउंड माइंड के हो बट ओकेजनली अनसाउंड माइंड के हो तो आप कॉन्ट्रैक्ट। फिर बोलो, अ पर्सन यूजुअली ऑफ अनसाउंड माइंड, पैसे तो पागल है बट ओकेजनली ऑफ साउंड माइंड कैन मेक कॉन्ट्रैक्ट व्हेन ही इज ऑफ साउंड माइंड। तो भैया ओकेजनली अगर आप अनसाउंड हो और ओकेजनली आप यूजुअली आप अनसाउंड हो, ओकेजनली आप साउंड हो, कभी कभी आप ठीक हो जाते हो, तो जब आप ठीक हो जाते हो तब आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। इसमें मैंने कुछ पागलों के प्रकार लिखाए थे आपको, वो मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ। पागल कितने प्रकार के होते हैं? पागल 6 प्रकार के होते हैं। यहाँ देखो, पहला इडियट। इडियट सबसे बड़ा पागल है। इडियट मीन्स अ पर्सन हु इज ऑफ अनसाउंड माइंड बाय बर्थ। जो बाय बर्थ ही क्या है? अनसाउंड माइंड। और हम यूजुअली किसी को भी इडियट बोल देते हैं, अबे वो इडियट चल। इडियट इनके हिसाब से सबसे बड़ा पागल है। इडियट कौन है? जो बाय बर्थ पागल है। नेक्स्ट सेकंड लुनेटिक, जिसको ल्यूसिड इंटरवल्स आते हैं। लुनेटिक अ पर्सन हु हैज ल्यूसिड इंटरवल्स। मनीष बेटा तू किसी में से भी लिख लेना, सबके लिखा हुआ है, आराम से भी सुनने पे फोकस करो। लुनेटिक, जिसको कभी ल्यूसिड इंटरवल्स आते हैं, पागलपन के दौरे पड़ते हैं, लुनेटिक। यहाँ देखो, थर्ड नंबर डिलीरियस पर्सन, ऐसा बंदा जो कोमा में जा चुका है, उसे भी पागल माना गया है, क्योंकि वो भी सोचने समझने की शक्ति, वो सुन रहा है आपको लेकिन वो कुछ एक्ट नहीं कर सकता, कुछ बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है, डिलीरियस पर्सन। चौथे पे आता है देखो, ड्रंकन पर्सन। ड्रंकन पर्सन मतलब वो बंदा जिसने एक्सेस अल्कोहल कंज्यूम कर रखी है, जो सोचने समझने की शक्ति में नहीं है। ही डोंट नो कि भैया कैसे किस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करना चाहिए, किन चीज़ों के रिगार्डिंग कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए, क्योंकि तो ड्रंकन है। अच्छा, यहाँ पे ड्रंकन पर्सन में वो लोग आएंगे जिन्होंने एक्सेस अल्कोहल कंज्यूम कर रखा है। अभी किसी ने कैजुअली ड्रिंक ले ली 1 आध 2 और उसको चढ़ती नहीं है ऐसे 1 आध 2 में, तो वो इन्होंने अलाउ कर रहा है, मतलब उस समय उसको पागल नहीं माना जाएगा अगर उसे सब कुछ समझ में आ रहा है तो। 5वां मेंटल डिके, जिसको काबू में कर रखा है। अरे हिप्नोटाइज पर्सन, जिसको किसी ने काबू में कर रखा है, वो भी पागल है। और छठा मेंटल डिके, कई लोग पागल हो जाते हैं ओल्ड एज के कारण। किसके कारण? पागल नहीं होते हैं, मतलब वो उनकी समझने शक्ति खत्म हो जाती है, क्योंकि एक आपने घर में देखा होगा, अगर किसी घर में 80-90 साल के कोई लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, तो पागल नहीं है वो, बट उनका सोचने समझने का जो थोड़ा सेंस है वो कम काम करता है, वो एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करेंगे। अब हम सोचते हैं कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है एक एज के बाद आप अपनी बाल अवस्था में पहुंच जाते हो। लेकिन हम लोग आज की दुनिया में देखते हैं कि अगर आप लगातार हेल्थ और एजुकेशन पे खर्च कर रहे हो, अपने आप को इन्वेस्ट कर रहे हो, अपनी बॉडी को फिट रख रहे हो, तो 90 साल में आप अमिताभ बच्चन को देखो, 90s के अंडर है, इतना काम कर रहे हैं, नॉलेज का आभार है। कौन कहेगा कि उनको कोई एज से रिलेटेड? मेरे नाना जी हैं, 90 ईयर्स एज है उनकी, ठीक है, 5th क्लास तक पढ़े हुए हैं, सिर्फ सब तरह के अकाउंट्स बना लेते थे उन्होंने। 80 ईयर्स तक खाता बही कही है, खाता बही के सुनते हो ना तुम, लाल डायरी होती थी, उसमें सारे खाते बनाते थे, वो सारे खाते वो गुजराती में बनाते थे, फिर सीए को देते थे, वो ट्रांसलेशन होता था, और बहुत हद तक उन्होंने अकाउंटिंग करी है, बहुत 80 साल की उम्र तक। अभी 10 साल पहले उन्होंने अकाउंटिंग छोड़ी है। तो ये मेंटल डिके वाला पॉइंट हर बार नहीं लगेगा कि आपकी एज अगर ज़्यादा है तो आप पागल ही हो,
प्रूव करना पड़ेगा कि आपकी एज इतनी ज़्यादा थी कि आप कुछ चीज़ को समझने के योग्य नहीं थे, तो सामने वाले ने आपको फ्रेम किया, ऐसा आपको नहीं, उसको प्रूव करना आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आपकी एज इतनी ज़्यादा थी कि सामने वाले ने आपको फ्रेम किया। लास्ट 3 लोग होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट करने के कैपेबल नहीं होते, रुक जा बस ये पढ़ा लेते। तीसरे नंबर पे आते हैं डिसक्वालीफाइड पर्सन। कौन आते हैं? पहले नंबर पे कौन आया? माइनर। दूसरे पे कौन आया? अनसाउंड। अनसाउंड माइनर सब कुछ पढ़ा दिया। अब तीसरे पे कौन आएगा? ये लोग डिसक्वालीफाइड है, टिक कर लो। कौन लोग डिसक्वालीफाइड है? फॉरेन सोवेरेंट क्या आएगा इसका? सोवर्जेंस थोड़ी होगा, सोवेरेन, ठीक है। और एम्बेसडर्स, एलियन इनेमी, कॉर्पोरेट्स, कॉन्विक्ट्स और इंसॉल्वेंट। इनका मतलब बता देता हूँ मैं आपको कौन है। फॉरेन एम्बेसडर्स में कौन लोग आएंगे? जो अपने देश से दूसरे देश में गए हैं उस देश को रिप्रेजेंट करने। जैसे अपने यहाँ पे अमेरिकन एम्बेसी है, तो वहाँ जो मिस्टर मार्क बाउचर काम कर रहे हैं, पता नहीं ऐसे कोई है, ऐसे बता रहा हूँ, तो वो हो गए एम्बेसडर अमेरिका, वो अमेरिका को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ऐसे ही कोई पाकिस्तान एम्बेसी है इंडिया में और उसमें मिस्टर वसीम रिजवी है, वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इन सब के साथ आपको कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना है, ये डिसक्वालीफाइड है। रीज़न, इन पे लॉ ऑफ लैंड नहीं लगेगा, इन पे दे आर रिसाइडिंग इन इंडिया बट दे आर नॉट कवर्ड इन इंडियन लॉ। तो पहले कौन हो गए? फॉरेन एम्बेसडर्स। दूसरे हो गए एलियन इनेमी। एलियन मतलब बाहर से देश का व्यक्ति को एलियन बोलते हैं। वो एलियन कोई वेलिया का गुड्डा नहीं होता, उसको एलियन इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो बाहर प्लैनेट से आया है। बाहर किसी देश से भी आएगा तो उसे एलियन ही बोलेंगे। अगर यहाँ कोई न्यूजीलैंड का बंदा आ गया तो वो एलियन है। एलियन मीन्स जो हमारी टेरिटरी का नहीं है, बाहर से आया है। अब एलियन इनेमी मतलब दुश्मन देश से आया है। अभी एट प्रेजेंट हमारा कोई भी दुश्मन देश नहीं है। पाकिस्तान बोला भाई पीछे से, ठीक है। पाकिस्तान दुश्मन देश तब बनेगा जब हम उसके साथ कोई वॉर डिक्लेयर कर देंगे। अभी हमने किसी के साथ कोई वॉर डिक्लेयर नहीं कर रखी, नाइदर विद पाकिस्तान नॉर विद चाइना, ठीक है। जैसे कि मैं फिर कहता हूँ कि वी आर इन कोल्ड वॉर विद बोथ दीज कंट्रीज, बट एक्चुअल कोई वॉर नहीं है। अभी बातचीत उतनी अच्छी नहीं है, बातचीत बंद ही है पाकिस्तान के साथ तो ऑलमोस्ट, और चाइना के साथ भी हम सिर्फ इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे मिलते हैं, बाकी ऐसा बायलैटरल टॉक्स उतनी नहीं है। तो ये 2 कंट्रीज अभी एलियन इनेमी नहीं है। जिस दिन ये एलियन इनेमी बन जाएगी तो इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर ही रहे हैं, इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं हमारे। अगर एलियन इनेमी होते तो इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। कॉर्पोरेट गलत लिखा हुआ है इसमें, कॉर्पोरेट के साथ तो कॉन्ट्रैक्ट होते ही है, लेकिन उनके साथ वही कॉन्ट्रैक्ट होंगे जो उनके मेमोरेंडम में लिखे हुए हैं। अभी कंपनीज एक्ट पढ़ाया मैंने तुम्हें, मेमोरेंडम के बाहर जाके कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो इसमें पूरी बात लिखना तुम। इससे तो क्या एक वर्ड लिख के छोड़ दिया है। कॉर्पोरेशन के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हो बट विद इन द स्कोप ऑफ मेमोरेंडम। कॉन्विक्ट, कैदी, जेल में जो बंद है उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, जेल में है कैसे करोगे। और इंसॉल्वेंट, नंगा, इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये नंगा है, इसके पास रुपए पैसे नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट कर भी लोगे तो तुम ही पछताओगे। तो कितने लोग डिस्क्वालीफाइड है? फॉरेन एम्बेसडर्स, एलियन इनेमी, कॉर्पोरेट्स, इंसॉल्वेंट और कॉन्विक्ट। 5 है, 6 है ये शायद, एक मेरे को याद नहीं आ रहा, इससे लिखा भी नहीं है। 6 है ये, याद करने की कोशिश करूँ क्या मैं? चलो देखता हूँ, कल बताता हूँ, याद आ जाता है तो। ये समाप्त हुआ एक और चैप्टर आपका। अभी तक हम लोगों ने सक्सेसफुली रिवीजन कंप्लीट कर लिया ऑफर का, एक्सेप्टेंस का, कंसिडरेशन का और कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट का। कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट में हमने 3 लोगों की बात करी, माइनर, अनसाउंड माइंड और डिसक्वालीफाइड। अब हम लोग कल से बात करेंगे किसकी? मैंने कहा था कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए कंसेंट क्या होनी चाहिए। जी धन्यवाद।